हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम इंग्लिश क्लासेज। आरएम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आपको पंचुएशन का प्रयोग बता रहे हैं कि पंचुएशन मतलब पंचुएशन का मतलब क्या होता है, विराम चिन्हों का प्रयोग। तो पंचुएशन किसे कहते हैं, तो आप इसको ऐसे बता दीजिए कि लिखते समय विराम चिन्हों के प्रयोग को ही पंचुएशन कहते हैं। ठीक है, लिखते समय हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विराम चिन्ह में जैसे कामा, फुल स्टॉप, ठीक है, और ये सेमी कॉलन, कोलन, डैश, ये सब प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सब सभी कुछ लगता है, इसे हम पंचुएशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर पंचुएशन का प्रयोग जो है शुद्ध ढंग से नहीं करोगे तो वाक्य का अर्थ क्या हो तो बदल जाता है। ठीक है, इनके अशुद्ध प्रयोग से वाक्य का अर्थ बदल जाता है, इसलिए इसके प्रयोग में सावधानी की आवश्यकता है। तो जैसे कैसे बदल जाता है, यहाँ देखिए दो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। जैसे द ऑफिसर सेड, ऑफिसर अधिकारी ने कहा द प्यून इज ए फूल। द प्यून इज फूल, अधिकारी ने कहा कि चपरासी मूर्ख है। इसका अर्थ है अधिकारी ने कहा चपरासी मूर्ख है, पहले वाक्य का अर्थ है। दूसरे में देखिए द ऑफिसर, इन्वर्टर कामा लिखा है द ऑफिसर, फिर कामा सेड द प्यून। ठीक है, फिर इज फूल, फिर पंचुएशन का प्रयोग कर दिया गया। इस तरह से अगर हम कोई भी वाक्य है, अगर उसका आधा पार्ट लिखते हैं तो इन्वर्टर कामा लगाते हैं, फिर कामा करके फिर सेड द प्यून कह देते हैं, फिर कामा करके हम आधा पार्ट को इन्वर्टर कामा फिर लिख के पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक ही वाक्य है द ऑफिसर सेड द प्यून, फिर ऑफिसर इज फूल है, बीच में सेड द प्यून आ गया है, तो बीच में कोई चीज़ आता है तो उसको दो कामा के बीच में हम लिख देते हैं। और ये द ऑफिसर इज फुल एक ही वाक्य है, इसलिए पहले वाले में इन्वर्टर काम लगाते समय द में टी बड़े किए हैं, दूसरे में इज नहीं किए हैं, तो ये भी पंचुएशन का ही रूल है। लेकिन अर्थ दूसरे वाक्य का क्या होगा, सेट द प्यून, पहले इसका अर्थ यह है कि चपरासी ने कहा द ऑफिसर इज फुल, अधिकारी मूर्ख है। इस तरह से देखिए प्यून मूर्ख। हाँ, तो द ऑफिसर, अधिकारी ने सेट द प्यून, प्यून मतलब चपरासी, चपरासी ने कहा कि अधिकारी क्या है, मूर्ख है। तो दोनों वाक्य का क्या अर्थ निकला, पहले वाक्य का निकला ये कि अधिकारी ने कहा प्यून जो है मूर्ख है, फूल है। ठीक है, प्यून मतलब चपरासी, अधिकारी ने कहा चपरासी मूर्ख है, जबकि दूसरे वाक्य में वही सब शब्द हैं लेकिन पंचुएशन का प्रयोग कर दिया गया, तो इसका अर्थ हो जाएगा चपरासी ने कहा अधिकारी मूर्ख है। ठीक है, इस तरह से देखिए कितना अर्थ का अनर्थ हो गया, वही वाक्य था, केवल पंचुएशन का प्रयोग करके लिख दिया गया। ठीक है, सेट द प्यून इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ पंचुएशन का प्रयोग कर दिया गया। तो वहाँ जहाँ चपरासी मूर्ख था तो यहाँ अधिकारी मूर्ख हो गया। इस तरह से है, ये पंचुएशन का प्रयोग जो है हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में भी बहुत ज़्यादा आता है, देखिए। ठीक है, और इसके अलावा डीएलएड में आता है, बहुत सारे कंपटिशनल एग्जाम में भी आता है पंचुएशन का प्रयोग। तो विशेष करके ये हाई स्कूल की एग्जाम के लिए और डीएलएड के लिए ये वीडियो जो है समर्पित है, क्योंकि डीएलएड के सब्सक्राइबर भी डिमांड किए थे हमारे, और ये हाई स्कूल के एग्ज़ाम में भी आता है। तो यहाँ कुछ प्रमुख पंचुएशन को हम बताने जा रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो आरएम इंग्लिश क्लासेस सूरजपुर के नाम से है। अब देख लेते हैं फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ होता है। तो फुल स्टॉप जो है देखिए निम्नलिखित स्थानों पर लगता है। ठीक है, फुल स्टॉप मतलब पूर्ण विराम होता है। एसआर2 तथा इम्परेटिव सेंटेंस की समाप्ति पर लगता है। कहाँ कहाँ लगता है देखिए ध्यान से। एसआर2 माने होता है साधारण वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस मतलब आदेशात्मक वाक्य होते हैं। ठीक है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू नॉट या डोंट से शुरू होते हैं उनको इम्परेटिव कहते हैं। और एसआर2 मतलब जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसमें एसआर2 में अफर्मेटिव या निगेटिव दोनों प्रकार के वाक्य आते हैं। ठीक है, तो देखिए उदाहरण देख लेते हैं। द काउ इज ईटिंग ग्रास, ये अफर्मेटिव वाक्य है। द टीचर इज इन द क्लास, ये भी अफर्मेटिव है। ठीक है, तो इस तरह से अफर्मेटिव इसमें निगेटिव आ सकते हैं। द टीचर इज नॉट इन द क्लास, द काउ इज नॉट ईटिंग ग्रास, ये सभी वाक्य क्या अफर्मेटिव या निगेटिव को एसआर2 सेंटेंस कहते हैं। और इम्परेटिव किसे कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू नॉट या डोंट, ऑलवेज, नेवर, इनसे शुरू होते हैं। जैसे ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर्स, अब हमेशा अपने अध्यापकों का सम्मान करो, तो इम्परेटिव सेंटेंस है। डू नॉट स्मोक, सिगरेट ना पियो, स्मोक मतलब सिगरेट पीना या धूम्रपान करना, तो धूम्रपान मत करो, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है। तो पहले के दोनों असर्टिव है, लास्ट के दोनों तीसरे चौथे इम्परेटिव है। तो इन सभी वाक्य में जो है इम्परेटिव या असर्टिव होने के नाते लास्ट में क्या लगा है, फुल स्टॉप लगा है। और कहाँ फुल स्टॉप लगता है देख लीजिए। अब्रिविएशन तथा इनिशियल लिखने के लिए, अब्रिविएशन मतलब से संक्षिप्त रूप, इनिशियल माना होता है लघु हस्ताक्षर, तो शॉर्ट फॉर्म जिसको कहते हैं संक्षिप्त रूप, अब्रिविएशन कहते हैं। अब्रिविएशन तथा इनिशियल मतलब प्रारंभिक लेटर, जो शुरुआत के अक्षर हों, जैसे हस्ताक्षर वगैरह में लिखे जाते हैं, तो उसको हम इनिशियल कहते हैं। ठीक है, लघु हस्ताक्षर या शुरुआती लेटर।
जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एमए क्या है, मास्टर ऑफ आर्ट का अब्रिविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है, एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एमएलसी, ठीक है, एमएलए, ये सभी क्या है, शॉर्ट फॉर्म ही हैं। अब देखिए मिस्टर एम आर, तो पहला शब्द और लास्ट वाला मिलके एम आर इनिशियल इसको कहा जाता है। मिस्टर आर के घोष, इसी तरह से ना लघु हस्ताक्षर इसको ऐसे कहते हैं, शॉर्टकट में बताते हैं, मिस्टर आर के घोष, मिस्टर वी के गुप्ता, मिस्टर पी के जैन, इस तरह से हम, ठीक है, मिस्टर में पहला और लास्ट लिख दिया जाता है, एम आर हो जाता है, तो फुल स्टॉप लगा दी, शॉर्ट फॉर्म हो गया। वी के फुल फॉर्म में लिख के शॉर्ट में लिख दिया जाता है। आइए अब कामा का प्रयोग देखते हैं, क्योंकि इसके पहले हम फुल स्टॉप देख लिए कहाँ कहाँ लगता है। फुल स्टॉप असर्टिव इम्परेटिव वाक्य के अंत में लगता है, अब्रिविएशन संक्षिप्त फार और लघु हस्ताक्षरों के बीच के बाद लगता है। कामा का प्रयोग जो है यह सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण पंक्चुएशन मार्क है। सबसे ज़्यादा वाक्य में कामा का प्रयोग होता है, इससे बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। इसके प्रयोग पर विशेष ध्यान दें, यह निम्नलिखित स्थानों पर प्रयुक्त होता है। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ कामा लगता है। इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है और इसलिए परीक्षा में ये कामा वाले मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा आते भी है, इसलिए आप इसको ज़रूर देखिए ध्यान से। एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्दों को अलग करने के लिए कामा लगता है। जैसे एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, अगर एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कई बार आएगा वाक्य में तो कामा लगा के हम लिखेंगे और लास्ट वाले को एंड से जोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल, आई बॉट ए फैन, मैंने एक पंखा खरीदा, कामा करके ए टीवी, एक टीवी खरीदा, एंड ए फ्रिज, और एक फ्रिज खरीदा, ठीक है। तो इस तरह से फैन, टीवी, फ्रिज ये सब भी नाउन है, तो सबके पहले देखिए ए लगा है, नाउन है, तो सबको हम कामा लगा के लिखेंगे, लास्ट वाला एंड से जोड़ेंगे। फैन के बाद कामा लगाए, फिर टीवी के बाद एंड आ गया है, तो एक ही चीज़ है तो एंड लगा के हम जोड़ देते हैं, तो थोड़ा बोलते समय रुकते नहीं हैं। देखिए दूसरा, ही इज एन ऑनेस्ट, वह ईमानदार, सिंसर मतलब एकदम सच्चा या लगनशील, एंड लेबोरियस बॉय, और परिश्रमी लड़का है। तो अब देखिए ईमानदार, ऑनेस्ट भी एडजेक्टिव है, सिंसर भी एडजेक्टिव है, ठीक है, लेबोरियस भी एडजेक्टिव है। तो इस तरह से सारे एडजेक्टिव को अलग करने के लिए कामा लगा है, लास्ट वाला देखिए एंड से जोड़ दिया गया है, तो वहाँ कामा नहीं लगता है। दूसरा, एंड से जोड़े गए शब्द समूहों को अलग करने के लिए, तो एंड से जोड़े गए शब्द समूह, अगर दो ग्रुप रहेंगे मतलब शब्दों का समूह बनेगा, कई समूह है तो सबको कामा लगा कर ही हम लिखेंगे, भले एंड से वो जुड़े हों। जैसे देखिए ऑल पीपुल, सभी लोगों को, अब थोड़ा रुक के आप कहेंगे, रिच एंड पुअर, ठीक है, अमीर और गरीब, हाई एंड लो, ऊंचा नीचा, यंग एंड ओल्ड, बूढ़ा जवान, सेलिब्रेट, दिवाली मनाते हैं। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि एंड से जुड़े हैं सभी, ठीक है, क्लास, रिच एंड पुअर, हाई एंड लो, यंग एंड ओल्ड, तो इनके, ठीक है, साथ क्या लगा है, कामा लगा है, ठीक है, इन शब्द समूहों को अलग करने के लिए। जैसे ऑल पीपल के बाद रिच एंड पुअर, अगर रिच के पहले कामा और पुअर के बाद नहीं लगाएंगे तो अलग ही नहीं हो पाएगा। हाई एंड लो उसके बाद भी देखिए कामा करके अलग किया गया। अगला रूल है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के बाद, ठीक है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस किसे कहते हैं, संबोधन करता। तो जो संबोधन करता होता है उसके बाद भी कामा लगता है। जैसे एग्जांपल, मीना कम एंड स्टैंड नियर मी, मीना आई और मेरे पास खड़े हो गई, ठीक है, मीना कम मतलब आओ, सॉरी, मीना आओ और मेरे पास खड़े हो जाओ, ठीक है। दूसरा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, महिलाओं एवं सज्जनों, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, मैं देर होने के लिए सॉरी मतलब मुझे देर होने के लिए खेद है। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, मतलब जिसको हम संबोधित करते हैं। पहले वाले वाक्य में मीना को संबोधित किया कि मीना को, मीना, उसके बाद कहा गया कम एंड स्टैंड नियर में। दूसरे में लेडीज एंड जेंटलमैन, महिलाओं एवं पुरुषों को संबोधित किया गया, तो इनके बाद कामा जरूर लगेगा, लेडीज एंड जेंटलमैन के बाद। एक बात आपको दोस्तों और भी बता देना है कि अगर ये नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस लास्ट में आया तो उसके पहले कामा लगता है। जैसे ऐसे भी कहते हैं, कम एंड स्टैंड नियर मी, ठीक है, तब यहाँ कामा करके मीना, यही नाम इधर भी आ सकता है, गलत नहीं होगा, लेकिन तब इसके पहले कामा लगेगा, इतना ध्यान देना आपको। अगला देखिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद भी कामा लगता है। जैसे एग्जांपल, द वेदर बीइंग फाइन, मौसम अच्छा होने के नाते, वी वेंट फॉर ए वॉक, हम टहलने चले गए। तब इसमें हम देख रहे हैं क्या, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट माने होता है स्वतंत्र करता। तो जैसे एक वाक्य में जब दो करता रहता है तो पहला वाला एकदम स्वतंत्र रहता है, मेन करता दूसरा वाला होता है, इसलिए उसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। मतलब वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए, द वेदर बीइंग फाइन, मौसम अच्छा होने के नाते, ठीक है, तो वी वेंट फॉर ए वॉक। द विंडो बीइंग क्लोज्ड, खिड़की खुली होने के नाते, वी स्टूड इन ए क्वे, हम एक लाइन में खड़े हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि द वेदर बीइंग चेस्ड, दूसरे वाक्य में द वेदर बीइंग फाइन, इन दोनों में जो है, ठीक है, सॉरी, द विंडो बीइंग क्लोज्ड है, खिड़की बंद होने के नाते, वी स्टूड इन ए को, हम लाइन में खड़े हो गए।
अब पहले वाले में था मौसम अच्छा होने के नाते, बट द वेदर बीइंग फाइन वी वेंट फॉर वर्क। तो इस तरह से पहला नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, स्वतंत्र करता है। इसमें द वीदर और द विंडो दूसरे में, ये स्वतंत्र करता है, इनके साथ वर्ब लगती है, उसके बाद कामा कर प्रयोग करके हम अगले वाक्य को लिखते हैं। तो अगले वाक्य में सब्जेक्ट से पहले हम कामा लगाते हैं वही। तो चलिए अब और भी कुछ नियम देखते हैं। आगे है फ्रेज इन अपोजिशन को प्रकट करने के लिए। फ्रेज इन अपोजिशन को प्रकट करने के लिए भी कामा लगता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हैव यू रीड मिल्टन, क्या आप मिल्टन को पढ़े हो? ए ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर का एक महान कवि। क्या आप इंग्लिश साहित्य के, अंग्रेजी साहित्य के महान कवि मिल्टन को पढ़े हो? अब यहाँ क्या फ्रेज इन एपोजिशन, एपोजिशन किसे कहते हैं? एपोजिशन मतलब जो शब्द किसी नाउन की पोजीशन को क्लियर करता है उसे हम एपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो एपोजिशन मतलब प्लेसिंग नियर, पास में रहना, ये होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है कोई अगर नाउन रहेगा, इस फ्रेज इन एपोजिशन में होता क्या है कि कोई एक नाउन रहेगा, उसकी नाउन की विशेषता बतलाने के लिए एक से अधिक शब्द रहेंगे, वो सभी शब्द आएंगे। तो ग्रामर का नियम क्या कर रहा है कि जो जिस नाउन की विशेषता बतलाने के लिए बहुत से शब्द आएंगे तो उसको हम फ्रेज कहेंगे। फ्रेज माने होता है शब्द समूह। तो उसको हम उसी नाउन के जस्ट बगल लिखेंगे जिसकी वह विशेषता बतलाएगा। ठीक है, सारे शब्दों को लिख देंगे। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, कामा लगा कर ही हम लिखेंगे उस नाउन के बगल, तो इसलिए यहाँ भी कामा लगता है फ्रेज इन अपोजिशन को प्रकट करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल, हैव यू रीड मिल्टन, क्या आप मिल्टन को पढ़ चुके हैं? मिल्टन की विशेषता बतलाने के लिए क्या है सब? ए ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इस तरह से मिल्टन की पोजीशन को बताया गया कि ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य के महान कवि। तो इस तरह से मिल्टन की पोजीशन, इतने सारे शब्दों को बताया गया जो शब्द, तो उसी को हम कहते हैं फ्रेज इन एपोजिशन। ठीक है, अगला है गांधी जी द एपोसल ऑफ पीस। गांधी जी शांति के, ठीक है, एपोसल थे, मतलब दूत थे। इज इमोर्टल, वह क्या थे? अमर हैं। तो यहाँ क्या गांधी जी के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया, विशेषता बताया गया कि एपोसल ऑफ पीस कहा गया इनको। ठीक है ना, शांति का दूत कहा गया। अब इस तरह से इसको हम कामा लगा के लिख दिए बगल में। लेकिन अगर इसके बाद देखिए और भी वाक्य बढ़ा है, इज इमोर्टल, तो इसलिए यहाँ भी कामा लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्रेज जो है अगर बीच में आएगा तो उसके आगे पीछे कामा लगेगा, और ये फ्रेज अगर लास्ट में आएगा, ठीक है, फ्रेज इन पोजिशन, तो उसके पहले केवल कामा लगेगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है इनिशियल एडवर्ब के बाद, इनिशियल प्रारंभिक एडवर्ब के बाद एडवर्ब मॉडिफाइंग द होल सेंटेंस। अगर एडवर्ब पूरे वाक्य को मॉडिफाई मतलब विशेषता बतला रहा है पूरे वाक्य की, तो सीधी सी बात है, तो शुरुआत में जो एडवर्ब आएगा उसके बाद कामा लगेगा। एग्जाम्पल, फॉर्चुनेटली माने सौभाग्य से, वी ऑल वर सेव्ड, हम सभी क्या बच गए, तो भाग्य से हम सभी बच गए। ठीक है, इस तरह से पूरे वाक्य की विशेषता बतलाने के लिए एडवर्ब वाक्य के शुरू में भी आता है। ठीक है, तो शुरू में आता है तो उसके बाद कामा लग जाता है, बस इतना पढ़ना है। अगला रूल हमारा है वाक्य में क्रिया की आवृत्ति रोकने के लिए। आवृत्ति का मतलब बारंबार था, अगर बार बार कोई क्रिया आ रही है तो उसको रोकने के लिए भी हम कामा का प्रयोग कर देते हैं। एग्जाम्पल, मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन एंड सोहन फुटबॉल। मोहन क्रिकेट खेलता है और सोहन फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ खेलता है प्लेज बार बार ना लिख के हम यहाँ कामा से अपना काम चला लेते हैं। इस तरह से अगर कोई भी वर्ब बार बार नहीं लिखा जाएगा तो दूसरी बार कामा लगेगा। आई वाट ए बैट, मैंने एक बैट खरीदा, मतलब बल्ला। एंड माई सिस्टर ए डाल, और मेरी बहन ने एक गुड़िया खरीदा। तो सीधी सी बात है, खरीदना कि अंग्रेज सिस्टर के बाद लिख सकते थे, लेकिन यहाँ कामा लगा के काम चला लिया गया है। इस तरह से भी कामा लगता है वर्ब की आवृत्ति को रोकने के लिए। अगला नियम हमारा कह रहा है, जब दो या दो से अधिक एडवर्बियल्स, यानी एडवर्बियल्स मतलब एडवर्ब से संबंधित शब्द या एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है, एक ही वाक्य में प्रयुक्त हों, ठीक है, तो भी कामा लगता है। दो या दो से अधिक एडवर्बियल या एडवर्ब एक ही वाक्य में प्रयुक्त होंगे तो कामा लगेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, देन ऑल ए सडन, तब अचानक। तब यहाँ देखिए ये भी एडवर्ब है, देन ऑल ए सडन ये भी है। लाइट वेंट आउट, तब अचानक लाइट चली गई। ठीक है, तो इस तरह से दो या दो से अधिक एडवर्बियल या एडवर्बियल फ्रेज एक वाक्य में प्रयुक्त हो तो कामा लगता है। अगला देखते हैं, प्रिंसिपल क्लास से एडवर्ब क्लास को अलग करने के लिए। प्रिंसिपल क्लास है उससे एडवर्ब क्लास को अलग करने के लिए भी कामा लगता है। जैसे व्हेन ही वाज इन हिज डेथ बेड, ठीक है, जब वो अपने मौत के बिस्तर पर था, ही कॉल्ड हिज सन्स, तब वो अपने पुत्रों को बुलाया। तो यहाँ क्या है, प्रिंसिपल क्लास एडवर्बियल क्लास को अलग करने के लिए। तो एडवर्ब क्लास किसे कहते हैं पहले इसको जान लीजिए। तो जिसमें कोई कंजक्शन रहता है तो इसको एडवर्ब क्लास कहते हैं। प्रिंसिपल क्लास किसे कहते हैं? प्रिंसिपल क्लास की खासियत क्या है कि इसमें कोई कंजक्शन इसके पहले नहीं रहता है।
तो ही कॉल्ड हिज सन्स, इसमें कोई कंजक्शन नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब रहता है, तो इसको हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। तो प्रिंसिपल क्लास के पहले क्या लगा देंगे, कामा लगा देंगे। कब, अगर एडवर्ब क्लास ठीक है पहले लिख दिया जाएगा तो उसको अलग करने की, जैसे व्हेन, जब, व्हेन मतलब जब वह अपने मौत के बिस्तर पर था तब के लिए कामा लगा देते हैं। यही चीज़ ऐसे लिखेंगे, अगर ही कॉल्ड हिज सन्स व्हेन ही वाज ऑन हिज डेथ बेड, तब भी सही है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि व्हेन जो एडवर्ब क्लास है, ठीक है, उससे शुरू होने वाला व्हेन, इफ़, ये सब, तो बाद में हम तब या तो के लिए कामा लगाते हैं। अगला है नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लास से पहले। नॉन डिफाइन मतलब क्या होता है, विशेषता बतलाना, ठीक है। तो नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव की ऐसे एडजेक्टिव जो विशेषता न बतलाए, तो उसके क्लास से पहले, एडजेक्टिव क्लास से पहले भी क्या लगाते हैं, कामा लगाते हैं। एग्जाम्पल, शाहजहाँ हु वाज ए ग्रेट मुगल एम्परर, शाहजहाँ जो कि एक महान मुगल सम्राट था, ठीक है। बिल्ट द ताज एट आगरा, उसने ताजमहल को जो है आगरा में बनवाया था, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि शाहजहाँ के बाद तो हम यहाँ हुआ जो ग्रेट मुगल एम्परर जो कि एक महान शासक था, तो शाहजहाँ की विशेषता नहीं बतला रहे हैं, ठीक है। शाहजहाँ कौन था वो बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि जैसे कॉमन नाउन होता है तो हु के पहले देखिए कामा नहीं लगता अक्सर, तो प्रॉपर नाउन है शाहजहाँ तो एक ही है, तो कौन सा शाहजहाँ, हुआ जो ग्रेट मुगल एम्परर, जो महान मुगल सम्राट था, ठीक है। तो इस तरह से इसके पहले कामा लगा दिया गया कि यहाँ हु के पहले कामा लगा है, क्यों, क्योंकि शाहजहाँ की विशेषता नहीं बतलाया जा रहा, ठीक है। तो अक्सर कोई प्रॉपर नाउन रहेगा, किसी का नाम रहेगा, तो उसके साथ जो है इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। अगला रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से अलग करने के लिए भी कामा लगाता है। जैसे ही सेड, उसने कहा मे आई कम इन सर, क्या श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता, तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब बोल दी कि कामा नोट काम लगा। द प्लेयर सेड, खिलाड़ियों ने कहा हुर्रा वी हैव वन द मैच, खुशी है कि हमने मैच जीत लिया है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि अब देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट में सेड के बाद जो है कामा लगता है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक, को अलग करने के लिए। यस या नो के बाद भी कामा लगता है, जैसे डिड यू प्ले क्रिकेट, यस आई डू, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, यस आई डू, हाँ मैं खेलना चाहता हूँ। डज ही लाइक कॉफ़ी, नो ही डजेंट, ठीक, क्या वह काफ़ी पसंद करती है, नहीं वह नहीं पसंद करती। कंपाउंड सेंटेंस के छोटे छोटे कोऑर्डिनेट क्लास को अलग करने के लिए, तो ठीक, कंपाउंड सेंटेंस, तो यस, ये एक आप क्या जाने, यस या नो के बाद अगर बात को आगे लिखना है तो कामा लगा कर लिखना पड़ेगा। देखिए यस आई डू, नो ही डज नॉट, ठीक है, डजंट। और कंपाउंड सेंटेंस के छोटे छोटे कोऑर्डिनेट क्लास को अलग करने के लिए भी कामा लगेगा। जैसे एग्जांपल, ठीक है, आई कम, आई सा, आई कांकर्ड, तो इस तरह से 3 सेंटेंस हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो इसको अलग करने के लिए क्या लगेगा, कंपाउंड सेंटेंस से के छोटे छोटे कोऑर्डिनेट क्लास को अलग करने के लिए कामा लगाते हैं। अब देखिए कोऑर्डिनेट क्लास का मतलब इससे समान पदीय उपयोग, इसमें सब्जेक्ट वर्ब तो रहबे करेगा। तो आई केम, आई सा, आई कांकर्ड, 3 वाक्य है ना, तो तीनों के लिए कामा लगा दिए हैं, ठीक है। अगला है मेन में कम मनुष्य आ सकते हैं एंड मेन में गो, और मनुष्य जा सकते हैं, बट आई गो ऑन फॉर एवर, लेकिन मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, कंपाउंड सेंटेंस के छोटे छोटे क्लास को अलग करने के, जैसे आई केम, आई सा, आई कांकर, कामा लगा देते हैं, ठीक है। अब मेनी मेन कम एंड मेन में गो बट गो ऑन फॉर एवर, बहुत से लोग आते हैं लेकिन बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन जो है मैं हमेशा के लिए जाता हूँ। इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस होता है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब आता है, तो भी आप कामा का प्रयोग करके अलग करते हैं वर्ड। अगला है कुछ कोऑर्डिनेट कंजक्शन के पहले, कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, समान पदीय संयोजक, उनके पहले भी लगता है ये, ठीक है, कामा। एग्जाम्पल देखते हैं, ही वाज एंग्री, वह क्रोधित था, स्टिल ही केप्ट क्वाइट, फिर भी वह शांत रहा, ठीक है। ही वी सेंट ट्वाइस फॉर द डॉक्टर, हम डॉक्टर को के लिए 2 बार भेजे, ठीक है। तो मतलब डॉक्टर को 2 बार बुलवाए, स्टिल ही डिड नॉट कम, फिर भी वह नहीं आया। इस तरह से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के पहले भी हम कामा का प्रयोग करेंगे। अगर आप, ठीक है, ये सब नहीं जानते हैं तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसे कहते हैं, ये सब, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब इन्वर्टर कामा कहाँ लगता है। कामा का प्रयोग तो हो गया, बहुत विस्तार था, लेकिन अब इन्वर्टर कामा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं उसको देख लेते हैं। स्पीकर, ठीक है, स्पीकर मतलब वास्तविक शब्दों को बताने, अर्थात कोटेशन यानी कि उद्धरण से आरंभ और अंत में इन्वर्टर कामा का प्रयोग होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड, उसने कहा दिस बुक मस्ट बी योर्स, यह किताब आपकी होनी चाहिए, तो यहाँ भी कामा लगा दिया गया।
ही आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा व्हेन विल द ट्रेन अराइव। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आई टोल्ड हर। ठीक है, नहीं आस्क्ड हर, आई आस्क्ड हर व्हेन द ट्रेन वुड अराइव। अगला ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कर दिए। ठीक है, अब यहाँ इन्वर्टर काम लिखा गया है प्लीज़ हेल्प मी। तो इस तरह से इन्वर्टर काम तो बहुत सरल है, डायरेक्ट स्पीच पढ़े हैं तो इन्वर्टर काम जो बात लिखी जाती है वही आता है परीक्षा में। ठीक है, द डॉक्टर सेड नेवर स्मोक इन फ्यूचर, का भविष्य में कभी सिगरेट ना पीना। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कहते हैं सेड जो रिपोर्टिंग वर्ब उसके बाद कामा लगा के हम इनडायरेक्ट में इस तरह से लिखते हैं। अगला निशान है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, माने प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। तो आपको पता है प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगता है। आर यू एक कॉलेज स्टूडेंट। ठीक है, वेयर डज योर फादर गो डेली, मे आई लीव यू नाउ। ठीक है, ये सभी प्रश्नवाचक निशान के नियम थे। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगता है इसमें, जैसे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मतलब प्रश्न वो होता है विस्मय सूचक चिन्ह होता है। जैसे इसमें होता क्या है, मनोभाव की तीव्रता को व्यक्त करने वाले शब्दों एवं वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ये निशान है, ये लगा दिया जाता है। जैसे हुर्रा वी हैव वन द मैच, तो मार्क ठीक है खुशी है कि हमने मैच जीत लिया है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। दूसरा है लास्ट सी इज डेड, दुख है कि वो मर गए। हेलो हाउ आर यू, हाँ हेलो हाउ आर यू, आप कैसे हो। व्हाट इज सेक्रेटरी सॉरी व्हाट इज सीनरी इट इज़, यह कितना सुंदर जो है दृश्य है। तो आइए आगे देखते हैं आगे अपोस्ट्रोफी का प्रयोग। अपोस्ट्रोफी किसे कहते हैं, जो कामा लगाया जाता है ऊपर। ठीक है, अपोस्ट्रोफी यानी संबंध सूचक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित बातों का बोध कराने के लिए होता है। जैसे पहला संबंध दर्शाने के लिए, जैसे दैट इज अरविंद साइकिल, वह अरविंद की साइकिल है, तो अरविंद का साइकिल संबंध बताने के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया गया। वी लिव इन गर्ल्स हॉस्टल, हम लड़कियों के हॉस्टल में रहते हैं, छात्रावास में रहते हैं। अब एक ही गर्ल्स के बाद देखिए पहले से अगर यस है तो केवल अपोस्ट्रोफी लगा है, बाद में यस नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो कोई भी सजीव रहेगा तो उसके साथ जो है एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम उसका संबंध बता देंगे, उसका चाहे निर्जीव से या सजीव का सजीव से, उससे नहीं मतलब है। शर्त इतना है पहला वाला ठीक है तो सजीव रहता है तो उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। का की अंग्रेजी के लिए। कुछ शब्दों के संक्षेपण के लिए, संक्षेपण मतलब शॉर्ट फॉर्म के लिए भी एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। जैसे डोंट मेक इन नॉइज, तो डोंट डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म इसमें लगा दिए। आई हैव 3 बुक, तो आई हैव की जगह आई भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी लगता है। अगला हमारा शब्द है कैपिटल लेटर का प्रयोग जो है, अगला विराम चिन्ह है। कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ लगता है इसको देख लीजिए। तो पहला है प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर बड़े से लिखा जाता है, तो सबको पता है, किताब में दिया है वॉकिंग इज़ वेरी यूजफुल, ही इज़ नॉट ए थीफ। कविता की पंक्ति का पहला अक्षर बड़े से लिखा जाता है, जैसे इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट। ठीक है, ये सब देखिए इनटू द मून लाइट, आई वेविंग सो फ्लावर लाइक, इसमें भी डब्ल्यू बड़े से है। इस तरह से कविता का पहला अक्षर जो है बड़े से रहना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपका नंबर भी कट जाएगा और पंचुएशन में भी गड़बड़ी हो जाएगी। अब देखिए सभी प्रॉपर नाउन तथा उनसे बने एडजेक्टिव पहला अक्षर बड़े से लिखा जाता है। जैसे माई अंकल लिव्स इन अमेरिका, तो अमेरिका प्रॉपर नाउन है, तो अमेरिका से अगर अमेरिकन बना दिया जाएगा तब भी ठीक है ये बड़े से ही रहेगा। आई डोंट नो किशन योर फ्रेंड, मैं तुम्हारे दोस्त किशन को नहीं जानता। किशन नाम है, इसमें भी के बड़े से है। तो क्या इज़ ही एन इंडियन, क्या हुआ एक इंडियन है, तो इंडियन भी आपका प्रॉपर नाउन है, बड़े से रहेगा। डू यू नो फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच फ्रांस की भाषा का नाम है, इसलिए यह बड़े से रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख क्या रहे हैं कि किशन में के बड़े से है, के भी नाम है, तो इस तरह से प्रॉपर नाउन या उससे बने एडजेक्टिव बड़े से लिखे जाते हैं। अगला और कहाँ लिखा जाता है कैपिटल से, सभी नाउन प्रोनाउन जो भगवान के लिए प्रयोग होते हैं उस पर बड़ा पहला अक्षर बड़े से लिखा जाता है। ही प्रेज टू गॉड, गॉड भगवान के लिए, जी बड़े से। हैव फेथ इन ऑलमाइटी, ऑलमाइटी मतलब सर्वशक्तिमान, तो ये बड़े से, ये सर्वशक्तिमान कौन है, भगवान ही है, तो इसमें भी ये बड़े से लिखा जाएगा। और कहाँ बड़े से लिखा जाता है, प्रोनाउन आई तथा ओ। ठीक है, आई तथा ओ जो है रहता है कहीं भी बीच में आए, चाहे जहाँ आए उस बड़े से ही लिखा जाएगा। जैसे हियर ही हेल्प्स मी समवेयर आई रिक्वेस्ट हिम। ठीक है, ही हेल्प्स मी वो मेरी सहायता करता है, व्हेनेवर आई रिक्वेस्ट हिम, जब कभी मैं उसकी प्रार्थना करता हूँ, उससे प्रार्थना करता हूँ। तो बॉय व्हाट हैव यू डन, लड़की ए लड़की तुम्हें क्या हो गया, ओ बॉय व्हाट हैव यू डन। इस तरह से ओ ठीक आने के नाते भी जो है बड़े से ही लिखा जाएगा, ओ और आई बड़े से लिखा जाता है। अगला है रिपोर्टेड स्पीच के पहले शब्द का पहला अक्षर भी बड़े से लिखा जाता है। जैसे द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, तो यह कब रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, रिपोर्टेड स्पीच है गो फॉरवर्ड,
जो इन्वर्टेड काम पहले स्थान पर लिखा जाएगा इन्वर्ट, ठीक है, उसे बड़े से हम लिखेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच पढ़े होंगे आप लोग जानते होंगे। ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो फिर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, हाँ तो रिपोर्टर स्पीच के पहले अक्षर बड़े से लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे हो गया। ठीक है, द कैप्टन सेड टू सोल्जर्स गो फॉरवर्ड। ठीक है, अगला है दिनों, महीनों, त्योहारों, भाषाओं के नाम का पहला अक्षर भी बड़े से लिखते हैं। जैसे दिन का नाम कोई भी हो, संडे मंडे, महीने में जनवरी फरवरी, त्यौहार में होली दिवाली, कुछ भी हो, भाषा में आपको इंग्लिश फ्रेंच जो भी भाषा है बता दें। संडे मंडे जनवरी दिवाली होली हिंदी इंग्लिश उर्दू etc, ये सब त्यौहार महीने के नाम हैं। किंतु विषय का नाम यदि वाक्य के बीच में आ रहा हो तब स्मॉल लेटर से लिखेंगे। विषय का नाम वाक्य के बीच में आ रहा है तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल, यू आर वीक इन फिजिक्स, आप फिजिक्स में कमज़ोर हो। योर सन गॉट गुड मार्क्स इन सिविक्स, आपका पुत्र जो है सिविक्स में जो है अच्छे नंबर प्राप्त किए। ठीक है, सिविक्स मतलब क्या होता है, नागरिक शास्त्र में अच्छे नंबर प्राप्त किए। अगला कहाँ लगता है, देखिए बड़ा अक्षर, राजनीतिक दलों तथा समाचार पत्रिकाओं के नाम का पहला अक्षर बड़े से लिखा जाता है। जैसे द भारतीय जनता पार्टी, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो पहला अक्षर आप बड़े से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। इनिशियल और अब्रिविएशन का प्रत्येक अक्षर, इनिशियल मतलब लघु हस्ताक्षर, ठीक है, और इनिशियल मतलब शुरुआती शब्द जो होता है, इसका बहुत शार्ट जो है क्या करिए, वीडियो बना दीजिए, लेकिन बना दीजिए, ये कहा जा रहा है। ठीक है, राजनीतिक दल हो गया। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सभी का पहला अक्षर बड़े से जो है लिखा गया है, क्योंकि दल है समाचार पत्रिका का नाम। इनिशियल और अब्रिविएशन का पहला अक्षर बड़े से लिखे, मतलब कि पहला अक्षर तो बड़े से लिखा जाएगा। जैसे केसी जैन, टीसी मित्तल, एल खान, MLA, MBBS, MBA, BDO, DM, ये सब क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। तो और या फिर क्या होते हैं, इनिशियल मतलब लघु हस्ताक्षर। जैसे केसी जैन लघु हस्ताक्षर है, टीसी मित्तल लघु हस्ताक्षर, ये सब है। लास्ट वाले MLA, MBBS, MBA, ये सब क्या है, आपके अब्रिविएशन है। अगला रूल करें, किसी व्यक्ति के नाम के पहले आए टाइटल का पहला अक्षर बड़े से लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इस तरह से इसमें पहला अक्षर बड़े से रहेगा। मिस्टर सरोज गुप्ता, इसमें भी बड़ा अक्षर रहेगा पहला। ठीक है, किंतु ध्यान रहे, जब प्रिंसिपल, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि वाक्य के बीच में आए तब इन्हें भी किंग, क्वीन, प्रिंस, एम्परर आदि के समान स्मॉल लेटर से लिखना चाहिए। एग्जाम्पल, आवर प्रिंसिपल इज़ वेरी लर्नड, हमारे प्रिंसिपल बहुत पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो इसमें ओ बड़े से है, पहला अक्षर था। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ गॉन टू रसिया, रसिया में देखिए स्थान का नाम है, आर बड़े से है, प्रधानमंत्री रसिया गए हैं। द किंग दशरथ हैड 3 क्वींस, राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी। ठीक है, तो इसमें पहला अक्षर के बड़े से हैं। तो इस तरह से यही सब जो है आज मतलब कि हैं जहाँ बड़े से लिखना चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, इसके बाद हम अगला पार्ट में भी हम बताएंगे, इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, और ऐसे यूज़फुल वीडियो ताकि आपको समझ से मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।